हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। CSIR SO ASO का जो एग्ज़ाम होना है उसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि सर पेपर जो है वो 5 से 20 फरवरी के बीच में जो डेट इन्होंने दी है, जिसको जितना टाइम मिल रहा है उसमें तैयारी कैसे करेंगे। एक बार मैं अपनी तरफ से गाइड कर दूं, उनको बता दूं क्या एरियाज़ प्रायोरिटी पर होने चाहिए, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। जो नोटिफिकेशन आया था पहले ज़रा हम उसी पे देखें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पेपर 1 और पेपर 2 CSIR ने स्टार्टिंग में बोला था कि हम डिसाइड करेंगे बाद में, एक ही दिन कराना है कि बाद में कराना है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, इसमें 3 पार्ट है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो मैंने ये कहा था कि पेपर 3 डेट में तो नहीं कराएंगे, ये 1 और 2 को एक साथ कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद ये पेपर 3 जो डिस्क्रिप्टिव वाला एस्से वगैरह जो आएगा, उसमें एस्से आएगा, एप्लीकेशन लिखना आएगा, वो पेपर 3 का पार्ट होगा। तो जैसे कि हमने कहा था, पेपर 1 एंड पेपर 2 ये एक साथ कंडक्ट करेंगे। पॉइंट क्या है कि सिलेबस ज़्यादा है। अब ये एग्ज़ाम हर साल तो होता नहीं। पिछले 10 साल में अगर देखें तो एक बार ये पेपर हुआ, एक ही प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है और सिलेबस इन्होंने इतना दे दिया। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया और लगभग 2-2.25 महीने के समय में ही सिलेबस इन्होंने खूब भर दिया। लिमिटेड टॉपिक होते तो बिगिनर बच्चा भी 2 महीने में तैयार कर लेता। और ये ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि हर साल आता हो, हर साल कोई तैयारी करता हो। अच्छी बात ये रही कि आरोहण पे शुरू से मैं कह रहा हूँ कि कोई फॉर्म जब आएगा तब आएगा, जो कॉमन एरियाज़ हैं वो पढ़ के पहले रख लो। सबसे बड़ा फ़ायदा आरोहण पे स्टूडेंट को इसी बात का हुआ, चाहे CGPTM वाला पेपर कल हुआ हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, कि हमने हर एक कोर्स को पहले शुरू किया और जो कॉमन सब्जेक्ट हैं थ्योरी पढ़ा दी, क्वेश्चन करवा रहे हैं। इतनी बार वो चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, इतनी बार वो कराई जा रही हैं कि एग्ज़ाम की डेट जब भी आए उससे परेशानी हमें है नहीं। क्योंकि आरोहण पे मई में जैसे स्टार्ट हुआ आरोहण, उसमें कई बार जो बच्चे एनरोल्ड हैं GS वगैरह में कमांड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं 2-3 कैटेगरी में चीज़ों को बांटूंगा, 1 बाय 1 देखना है हमें। सबसे पहले तो देखो, CSIR का जो ये पंचलाइन लिखी है, क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है कि CSIR की पंचलाइन क्या है बताओ। क्या आपने नोटिफिकेशन देखा, CSIR की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपने इसके पंचलाइन पे ध्यान दिया, इसके लोगो पे ध्यान दिया? लोगो देखना, एक इस पे वो चिराग सा बना हुआ है, जैसे वो अलादीन का चिराग होता है वैसे यहाँ चिराग सा बना हुआ है एक। और इसका जो पंचलाइन लिखी है ये है द इनोवेटिव इंजन ऑफ इंडिया। द इनोवेटिव इंजन ऑफ इंडिया, द इनोवेटिव इंजन ऑफ इंडिया, ये इसकी पंचलाइन है। जैसे SO वाले में तो इंटरव्यू भी होगा ना, क्या पता इंटरव्यू में पूछ बैठे या पेपर में ही पूछ बैठे। CGPTM में जब मैंने नोटिफिकेशन पूरा डिफाइन किया तो सारी चीज़ें बताई थी, तो मैंने कहा था क्या पता नोटिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाएं। कल CGPTM मेंस का पेपर हुआ, उसके नोटिफिकेशन से ही 5-6 क्वेश्चन IP में पूछ दिए उन्होंने, और 20 में से 19 तक बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन क्लास से एज इट इज उनको मिले हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें इनको स्किप नहीं कर सकते। क्या पता पेपर में ना पूछे तो इंटरव्यू में पूछ बैठे, SO वाले में तो इंटरव्यू है। तो द इनोवेटिव इंजन ऑफ इंडिया, ये इसकी पंचलाइन है और लोगो वो है। अब हम आगे बात शुरू करें कि करके, तो 5 तारीख से 20 तारीख ये इन्होंने डेट निकाली है। अब थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि जिन बच्चों का पहले डेट पड़ जाएगा, मान लो 5, 6, 7 तारीख में जिनकी डेट पड़ जाएगी, पेपर का काफ़ी आइडिया तो लग ही जाता है। कम से कम पेपर किस पैटर्न पे है वो अंदाज़ा लग जाता है। और 10 तारीख के बाद जिनकी डेट पड़ेगी उनको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि पेपर किस तरह से हो रहा है, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। तो जो शुरुआती डेट में जो बच्चे हैं, 5-6 तारीख वाले जो बच्चे हैं, उनको क्योंकि आइडिया नहीं पेपर कैसा होगा, तो हम कोशिश करेंगे ये बैलेंस बनाने की, उनको एक आइडिया रहे। पहली बात, इस एग्ज़ाम को लेके कई लोगों ने, मैंने देखा वीडियो बनाए यूट्यूब पे, मैं कुछ कंटेंट चेक कर रहा था, मैंने देखा कि CSIR का जो नोटिफिकेशन वगैरह आया उस पर लोगों ने कहा कि सिविल सर्विसेज जैसा एग्ज़ाम होना है। गलत। सिविल सर्विसेज के लेवल का ये पेपर नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिविल सर्विसेज का लेवल 2 महीने में नहीं अचीव हो सकता, वहाँ पूरे साल तैयारी होती है, प्लस वो हर साल एग्ज़ाम होता है, पूरे साल बच्चे तैयारी करते हैं। यहाँ पे 2 मंथ के अंदर डेट आ रही है और सिविल सर्विसेज के लेवल का नहीं होगा, ना ही ये उस लेवल की जॉब है। सेक्शन ऑफिसर एक नॉर्मल ऑफिस वर्क की तरह है, सिविल सर्विसेज के लेवल का नहीं है, उस लेवल का पेपर नहीं होगा।
ये तो मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। जैसे सिविल सर्विसेज में मैं कहूँ 60% क्वेश्चन आपके मल्टीपल स्टेटमेंट पूछता है, 30-40% ही आजकल सिंगल लाइनर होते हैं और क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में बनते हैं। CSIR के एग्ज़ाम में लेवल सिविल्स का मैच तो नहीं करेगा। पुराने क्वेश्चन अगर पिक करेगा भी तो सिंपल वाले क्वेश्चन पिक करेगा। सिविल्स का जो टफ लेवल है वो यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशानी है, वैसे 3 कैटेगरी मैंने बांटी। 3 कैटेगरी में एक कैटेगरी तो वो स्टूडेंट हैं जो 1 या 2 साल से तैयारी में हैं। 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक तो वो स्टूडेंट हैं जो 1 या 2 साल से तैयारी में हैं, उसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आ गए। कुछ इससे पुराने भी होंगे तो वो मैं इसी में काउंट कर रहा हूँ। इससे भी पुराने अगर हैं मैं इसी ग्रुप में बांट रहा हूँ इसको। कुछ बच्चे होंगे जो पिछले 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, या आरोहण जब स्टार्ट हुआ मई में, मैं मान के चलूँ कि मान लो 8 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। वो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। 6 to 8 मंथ से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदिन 2 मंथ्स तैयारी शुरू किए हैं। पिछले 15 दिन में किसी ने बिगनिंग की है तैयारी शुरू करना, वो ये सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाएगा। ये 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर रहा हूँ मैं। कोई 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से तैयारी में है, तैयारी सिविल सर्विसेज दे रहा हो या स्टेट PCS दे रहा हो, मतलब जिन एग्ज़ाम में GS आता है, एप्टी रीजनिंग और GS जिन में आता है। तो एप्टी रीजनिंग और GS वाले जो एग्ज़ाम अगर कोई बच्चा CGL की तैयारी चाहे क्यों ना कर रहा हो, तो एप्टी रीजनिंग GS जिन पेपर में आता है, इंग्लिश ये जिन एग्ज़ाम में आता है, तो जो ये वाले बच्चे हैं वो काफ़ी कुछ इसमें तैयार कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें उनकी तैयार होंगी। अब वो कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, मुझे ये तो नहीं पता। कम से कम अब कभी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो GS में काफ़ी कंफर्टेबल ऑलरेडी हैं, तो एप्टी रीजनिंग इंग्लिश वो कर सकते हैं। बाकी इसमें एक एरिया जो कॉमन GS में वो नहीं पढ़ते। GS के नाम पर क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, 10th तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, जो GS के नाम पर ये पढ़ते हैं। पर इसमें एक टॉपिक आपका एथिक्स जो सिविल सर्विसेज में मेंस में आता है, स्टेट PCS में आता है। एक अलग से टॉपिक दे दिया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एक आपका ये डिसीजन मेकिंग वाला एरिया। ये कुछ टॉपिक हैं जो अलग हैं सिलेबस के। अब सिविल्स में कोई मेंस के लेवल पे या स्टेट PCS में किया हो तो एथिक्स तैयार होगा, पर इसके अलावा ये 2 टॉपिक और डिसीजन मेकिंग और ये वाला एरिया, ये मैंने 2 PDF आपको प्रोवाइड की हैं अभी कुछ दिन में, और 3 लेक्चर भी डाल दिए हैं। लेक्चर यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका GS का एरिया तैयार है, उनको इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, ये वाला एरिया, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट अगर रेडी कर चुके हैं, 2 साल 3 साल से तैयारी चल रही है, 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, तो कॉमन GS में तो क्वेश्चन भी देखे होंगे, थ्योरी भी पढ़े होंगे कई बार, वो इस एरिया को तैयार कर सकते हैं। उनके पास टाइम है इसको रेडी करने का, क्योंकि बाकी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। 6 to 8 मंथ में जो स्टूडेंट तैयारी किए हैं, उनका 1-2 सब्जेक्ट GS का मान लो कोई रह गया होगा, 1-2 सब्जेक्ट GS का कोई रह गया होगा, एप्टी रीजनिंग रह गया होगा या तो, और ये वाले एरिया, इसमें से वो सेलेक्ट कर लें कितना वो कितने टाइम में कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इनमें क्वेश्चंस भी दिए हैं, PDF भी दी है, लेक्चर भी दिया है। 2 PDF जो मैंने दी हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, डिसीजन मेकिंग मिला के, उसमें इकोनॉमी का भी कुछ एरिया है, वो टोटल 2 PDF मिला के लगभग 65 पेज है। वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 46 पेज पहली PDF में है, 20 पेजेस आसपास सेकंड PDF में है। सेकंड PDF मैंने दे दी है, उसका लेक्चर कल मॉर्निंग में कराऊंगा मैं 11:30 पर। तो 2 PDF, दोनों के लेक्चर कंप्लीट, जिसमें ये सारे एरिया आपके आ जाएंगे। तो GS से थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको, काफ़ी बच्चों को इसमें परेशानी थी, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व। 6 to 8 मंथ वाले जो स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर ध्यान दें। आरोहण पे जो CSIR का बैच है, लास्ट फोल्डर अपने फोल्डर में लास्ट देखोगे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कुछ कराए भी थे, और अभी फिर मैं कुछ शुरू करा दूंगा कल के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ और भी हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे 2 मंथ के अंदर ही प्रिपरेशन शुरू किए हैं, तो उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ, जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़ लें, क्योंकि सिविल्स का सिलेबस कॉपी किया है। सिविल्स के लेवल का पेपर नहीं आएगा, सिलेबस कॉपी किया है। तो सिलेबस तो सिविल्स वाला UP PCS में भी कॉमन है, क्या क्वेश्चन उसी लेवल के बनते हैं? नहीं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में और UP PCS के प्रीलिम्स में सिलेबस दोनों सेम फॉलो करते हैं। तो सिलेबस तो उन्होंने वहीं से उठा लिया है, पर 2 मंथ में जितना आप कर सकें। 2 मंथ वाला जो बच्चा है, कम से कम वो ये देख ले कि एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब वो पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं। कहने का मतलब है सिलेबस इतना है कि उसमें से ढूंढ लो आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ,
जितना सिलेबस है वो पूरा सिलेबस 2 महीने में आप बिगनिंग कर रहे हो, आप कोई भी सीटी भी नहीं आती और आप सोचो मैं 2 महीने में पूरा रेडी कर लूँगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, उतने कम टाइम में हो नहीं सकता। पहले से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो आप 2 महीने में कवर कर सकते थे, उसमें भी किसी का और कोई एग्ज़ाम आ गया, कोई किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया। अब एक एक करके मैं बात करता हूँ इस पर, किन किन चीज़ों को हम पहले टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात है पेपर 1 की। पेपर 1 में जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे और आपसे बनेंगे। पॉलिटी का जो एरिया है, जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में पॉलिटी का जो एरिया है पेपर में आएगा और आपसे काफ़ी बनेगा। पेपर के बाद आप जीएस में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल होंगे, जो मैंने पढ़ा रखा है वहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर 1, पहले इसी की चर्चा कर लें। पेपर 1 में एक तो आपका इंग्लिश का एरिया है, दूसरा जनरल अवेयरनेस है। आरोहण पर मैं ये श्योर हूँ कि अक्टूबर में मैंने पॉलिटी पढ़ाया था, लगभग बच्चों ने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। जितने भी मुझे मैसेज मिले हैं, टाइम टाइम पे पूछता रहता हूँ मैं, तो काफ़ी स्टूडेंट का पॉलिटी तैयार है। ये मैंने अक्टूबर में कराया था और पॉलिटी में सब कंफर्टेबल हैं, पुराने क्वेश्चन वगैरह भी सब बन रहे हैं। तो ऐसा बैलेंस बनाना है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे मान लो कम टाइम में तैयार कर रहे हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को सामने रखना है। ऐसा ना हो जाए कि कम टाइम में किसी को तैयार करना और पूरा पेपर 1 कर ले, पेपर 2 देख भी ना पाए, ये गलती नहीं करनी। तो अब जो लास्ट मोमेंट की तैयारी, या मैं कहूँ कि पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन मान लो कोई कर रहा है कि सब पढ़ लिया है, रिवीजन के मोड में है, या पढ़ रहे हैं, या पहली बारी कोई फ्रेश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दोनों को सामने रखकर दोनों के एरिया लेकर चलना है। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पूरा हो जाए और पेपर 2 ना हो पाए, यही गलती होगी। ज़्यादातर लोग सिलेबस में ही कंफ्यूज होंगे क्योंकि बैलेंस नहीं बना पाएंगे दोनों के बीच में, और आएगा तो पेपर दोनों। तो पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी ख़त्म होने वाला है। जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिवीजन में भी क्या करें, आरोहण पर ही लेक्चर पढ़ा है, 1.5 टाइम स्पीड पे लगा के कहानी की तरह सुन लो। 8-10 घंटे भी अगर, या 6 घंटे जो भी आप समय निकाल रहे हो रेगुलर पढ़ने के लिए, 2-3 दिन में पॉलिटी पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब मैंने बताया जिनका 10 के बाद की डेट है उनको अच्छा समय मिल गया, जिनका 5 कोई पेपर है वो पहले दिन ही पेपर कैसा होगा, सिंपल आएगा। पॉलिटी जो मैंने क्लास कराई है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे एज इट इज़। बस पॉइंट ये है कि आपने इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। दूसरा टॉपिक आप कहो सर पेपर 1, ये 1 और 3 में से क्या करूं मैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर लूं या करंट इवेंट कर लूं, नेशनल इंटरनेशनल। हिस्ट्री में अगर किसी ने पढ़ रखा है पूरा, 45 घंटे के आसपास मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था, लगभग चीज़ें सब पढ़ाई हैं ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री कराया है। पर क्योंकि ये मैंने दिसंबर 27 को ख़त्म किया था, हिस्ट्री 27 दिसंबर को ख़त्म किया था, कुछ बच्चे इसको कर पाए हैं, कुछ लास्ट टॉपिक तक पहुँचे हैं अभी। इसमें कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम फ्रीडम स्ट्रगल जरूर देख लेना। अगर कम टाइम में किसी ने पूरा पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करनी है, पर अगर कोई चाह रहा है सर हिस्ट्री में कम टाइम में करना चाह रहा हूँ, कम टाइम में क्या पढ़ लूँ, तो कम टाइम में करना है तो कम से कम 1857 से लेकर 1947 तक की जो घटना है, कम से कम इतना एरिया जरूर कर लेना। मॉडर्न इंडिया पे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको, बाकी समय ना दे पाओ पर मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा पूछेगा। एंशिएंट में कुछ पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, बुद्धिज़्म जैनिज़्म जरूर देख लेना। यूट्यूब पे भी पढ़ा है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का लेक्चर तो यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है। एंशिएंट इंडिया से ये 2 टॉपिक और मॉडर्न इंडिया में ये समय, कम से कम इतना जरूर देख लेना। तीसरा एरिया है करंट इवेंट, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछेगा। मैं फिर कह रहा हूँ पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस बना के चलना है, मैं एक एक सब्जेक्ट का पहले चर्चा कर रहा हूँ। करंट इवेंट दिसंबर तक की करंट अफेयर आएगी, पढ़ा दिया। करंट के कुछ लेक्चर यूट्यूब पे भी हैं, आरोहण पर तो पूरा सब्जेक्ट है। ये लिखा है इसने नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये बेसिकली जीके है प्लस करंट अफेयर है। मैंने जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही इकोनॉमी भी कराई थी, थोड़ी बहुत इकोनॉमी भी कराई थी। और इकोनॉमी मैंने अभी 2 दिन पहले जो क्लासें हुई हैं, कल परसों में, कुछ इकोनॉमी उसमें भी कराई है जो आपके टॉपिक थे। तो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट अफेयर, इसमें आपका स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, WTO, इंडिया में पहले कौन थे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे जीके एंड करंट अफेयर से। अब आप कहोगे सर सबसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, नहीं, मैंने फिर बताया यहाँ पे मॉडर्न इंडिया ज़्यादा पूछेगा, बुद्धिज़्म जैनिज़्म एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन बनेगा। पॉलिटी बहुत ज़्यादा भले ना आए, मान लो पॉलिटी से मैं कहूँ कि 7 क्वेश्चन आएंगे,
पर वो आपके क्लास के पढ़े हुए आएंगे। पॉलिटी में प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा होती है कि जो पढ़ के जाओगे क्वेश्चन बनेगा। जीके करंट अफेयर में हम कह सकते हैं कि जो आएगा 60% तक क्वेश्चन आपकी क्लास के होंगे, 60 से 70%, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत वास्ट एरिया है, आप हर क्वेश्चन पे गारंटी नहीं कर सकते। यहाँ पर 60 to 70% आपको क्लास से मिलेगा, तो आप इसके हिसाब से देख लो। पॉलिटी में कह सकता हूँ कि मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, उस हिसाब से आप डिसाइड करना। पॉलिटी 10 क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन क्लास के होंगे। हिस्ट्री किसी ने पूरा पढ़ रखा हो और हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन अगर आ जाएं तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको क्लास के मिलेंगे, 8 क्वेश्चन तक मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा मिलेंगे। जीके करंट अफेयर में आप 60% तक आइडिया लगा सकते हो। करंट अफेयर अगर सिर्फ करंट के मान लो 10 क्वेश्चन आए, 6 तक मिल सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, तो उनके चक्कर में नहीं पढ़ना। पर ये बड़ा एरिया है। अब किसी ने अगर जीके करंट अफेयर मैंने अगस्त में ख़त्म कराया था, फिर मैंने दिसंबर में करंट ऐड किया, फिर जनवरी में ऐड किया, अब एक बार भी अगर कोई नहीं देख पाएगा तो पढ़ाने वाले की गलती है कि पढ़ने वाले की गलती है। जून जुलाई से मैंने शुरू किया था इसको, अगस्त तक कराया, दिसंबर में कराया, फिर जनवरी में कुछ क्लासेस ऐड की, दिसंबर तक का डाटा पूरा रेडी है। तो अब अगर कोई सोचेगा सर मैं आज ही पढ़ना चाह रहा हूँ, तो भाई मेरी गलती थोड़ी है कि आज ही पढ़ना चाह रहे हो और पूरा नहीं हो पाएगा। 50 घंटे कैसे कर लोगे एक दिन में? मैंने हर बैच को पहले शुरू किया इसीलिए, और पूरा टाइम हर बैच को मिला है। CSIR की कोई तैयारी ना भी कर रहा हो, किसी को ना भी पता हो कि CSIR आने वाला है, पर CGPTTM तो बच्चों ने दिया, CGL तो दिया, JEE का पेपर तो दिया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी तो दिया, IB का पेपर तो हुआ, तो जीके करंट अफेयर तो वहाँ जो पढ़ाया था वही कॉमन है इसमें भी। वो कोई भी बच्चा जो आरोहण पेन में से कोई भी बैच, चाहे स्टेट PCS वाला बैच हो, किसी ने भी कोई बैच कर रखा है, ये सब्जेक्ट उसका रेडी है। सिर्फ पॉइंट है कि अब वो पलट ले, एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है, ये बात खत्म हुई। क्योंकि अब तो मेन रिवीजन की तरफ बात है कि सर रिवाइज कैसे करना है। इंग्लिश में आप देख ले भाई, इंग्लिश आप बता सकते हो आपका लेवल कैसा है। इंग्लिश कोई आज सोचे कि आज इंग्लिश स्टार्ट करूंगा, 10 दिन में पढ़ लूंगा, 10 दिन में नहीं हो सकती। इंग्लिश अपने आप से पूछें आपका लेवल कैसा है। कोई CGL की तैयारी किया हो या कोई और एग्ज़ाम जहाँ इंग्लिश आ रहा है, तो इंग्लिश का लेवल आपका कैसा है ये आप देखें। इंग्लिश अगर आपका मान लो एंटोनिम सिनोनिम आपके अच्छे नहीं है, कंप्रहेंशन कर सकते हो। पैसेज पे भी क्वेश्चन आएगा, कंप्रहेंशन। कम से कम इसमें से टॉपिक चूज कर लो कि तुम्हें लगता है कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ। इंग्लिश में कोई तो एरिया होगा जो मेरे मतलब का है। मान लो ये 6 के 6 तुमको ना आते हो, पर कंप्रहेंशन तो काफ़ी बच्चे कंफर्टेबल होंगे। ये एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन साफ साफ लिख रहा है, इतना बढ़िया सिलेबस दिया है कि बता रहा है कहाँ कहाँ से पूछूंगा। तो कम से कम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो कि सर मैं ये 1-2 एरिया देख लूँ। एंटोनिम सिनोनिम में कोई लिमिट नहीं, क्या पूछेगा, अनलिमिटेड है ये तो टॉपिक सेलेक्ट करना है। सिलेबस आज लेके बैठो, पैनिक बिल्कुल नहीं करना। आज सिलेबस लेके बैठो, उसमें से ढूंढ लो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या क्या है। पेपर 1 के बाद आते हैं पेपर 2 में। अब ये बताओ, एप्टी रीजनिंग, शुरू के 2 टॉपिक तो एप्टी रीजनिंग है। मैं मानता हूँ कि मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो सिविल्स की तैयारी या PCS की तैयारी नहीं किया है और वो पिछले 3 ही महीने तैयारी शुरू किया है, 2 महीने से पढ़ने शुरू किया है। तो अगर किसी ने 2 ही महीने, या मैं कह रहा हूँ CSIR का फॉर्म देखकर ही उसने पढ़ाई शुरू की है, मान लो, एप्टी रीजनिंग तो तैयार होगा। अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई बच्चा हो और कह दे मुझे एप्टी रीजनिंग नहीं आता, तो बेहतर है तैयारी ना करे। क्लियर कट कह रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग वाला अगर एप्टी रीजनिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो उसको तैयारी करनी नहीं चाहिए। फिर BA वाला बच्चा भी कहे कि मैं एप्टी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं हूँ, समझ में आता है। पर कोई बच्चा जो इंजीनियरिंग किया हो, 11th-12th मैथ्स पढ़ा हो, JEE की तैयारी में मैथ्स पढ़ा है, BTech पढ़ा है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए एप्टी पढ़ा होगा, और हर चीज़ के लिए एग्जाम, नौकरी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, इसको ब्लेम करना तो अलग बात है। पर कभी कभी खुद से भी सवाल पूछना चाहिए कि मेरी स्किल, मेरा लेवल कितना है। मैं चाहता तो हूँ मुझे जॉब मिल जाए, पर मेरा खुद का लेवल कितना हुआ अभी तक। एप्टी के लिए क्या कोचिंग की जरूरत पड़ेगी? इंजीनियरिंग करने के बाद भी एप्टी अगर किसी को नहीं आ रहा, बेसिक मैथ्स नहीं आ रही, तो ये अपने आप पे सवाल बनता है कि मैं तैयारी कर क्यों रहा हूँ। फिर कोई प्राइवेट जॉब सर्च कर लूँ। फिर मैं किसी को मेरा वर्ड हार्श लग रहा होगा, सर ने बड़ी कठिन, थोड़ी स्ट्रिक्ट बात कर दी, पर ये अपने आप से भी सवाल पूछना चाहिए कि मैं तैयारी के लिए सही हूं कि नहीं। या अगर इतने साल तक कभी नहीं पढ़े, BTech भी हो गया तो भी एप्टी रीजनिंग नहीं आ रहा है, तो फिर आपको 1-1.5 साल तैयारी को देना पड़ेगा, या तो उसके लिए तैयार रहो। क्योंकि आपको एप्टी भी नहीं आ रहा, रीजनिंग भी नहीं आ रहा, ABCD भी नहीं आ रही, काखा भी नहीं आ रहा, तो फिर आप 1-1.5 साल तैयारी प्लान करिए। नहीं तो बेहतर है कुछ और काम कर लें या प्राइवेट जॉब कर लें। मैं बिल्कुल कभी नहीं कहूँगा कि कोचिंग ज्वाइन करो, पैसा बर्बाद करो, कभी नहीं बोलूँगा मैं ये चीज़। बहुत सीधी सीधी बात है, अपने आप से भी पूछें कि तैयारी कर रहे हैं तो क्या
इसी भरोसे हैं कि 4 ही महीने में कोचिंग मुझे ABCD क ख का भी पढ़ाएगी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा अगर मुझे ये बोलता है कि एप्टी रीजनिंग नहीं आता, तो ये उसके ऊपर सवाल है कि क्यों नहीं करा। इंजीनियरिंग के बाद भी एप्टी रीजनिंग नहीं आ रहा, इतने साल पढ़ा मैथ्स, तो क्या BA वाले को कंफर्टेबल होना चाहिए? मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाला कोई बच्चा हो, एप्टी रीजनिंग वो अच्छा कर सकता है कम टाइम में। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो आप कहोगे सर वहाँ तुम कैलकुलस पढ़ते थे, इंटीग्रेशन पढ़ते थे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, यहाँ तो एप्टी अलग तरीके का है। पर इंजीनियरिंग वाले बच्चे का एक बेसिक एप्टीट्यूड, उसका एक इंक्लाइनेशन, उसका एक माइंडसेट मैथमेटिक्स वाला ही होता है। भले उसने रेशियो प्रोपोर्शन प्रैक्टिस ना की हो, पर वो BA वाले की तुलना में कम टाइम में इसको तैयार कर सकता है। इस बात पे कोई डिसएग्री नहीं करेगा, इस पर सब एग्री करेंगे कि भले सर हमने रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप सिस्टम, टाइम एंड वर्क ना पढ़ा हो, पर हम कम टाइम में तैयार कर सकते हैं क्योंकि हमारा बेसिक माइंड तो मैथमेटिक्स वाला है। तो ये सेलेक्ट कर लें। भाई सिविल सर्विसेज कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो GS में बहुत अच्छा होगा, पर एप्टी रीजनिंग में आप कम टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हो। यही मैं बोल रहा हूँ, सिलेबस इतना है, सबके लिए सब कुछ है। और ये कह देना कि सिविल सर्विसेज वाले पेपर निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। सिविल्स वाले GS में अच्छे हैं तो कई बच्चे मैथ्स एप्टी में अच्छे होंगे, इंग्लिश में अच्छे होंगे। एरिया सेलेक्ट करने हैं कि मैं कैसे बैलेंस बनाऊंगा। अब मैथमेटिक्स जो 11th 12th में पढ़ा है, पेपर 2 में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये 2 एरिया, ठीक है। अगली बात, अब कोई कह रहा है कि सर मैं इकोनॉमिक्स तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकता, इतना टाइम तो है नहीं, इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिविल सर्विसेज वाले 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, इकोनॉमिक्स में मास्टर हो गए होंगे। तो डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि इकोनॉमिक्स से पीछे भागो, कम टाइम में करना है तो जो मैंने अभी 2-3 लेक्चर में ये करा दिया है 6 और 7 नंबर, इसको देख सकते हो। ज्योग्राफी में सिर्फ नेशनल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, इसको देख सकते हो। सिलेक्शन इसमें से करना। जनरल साइंस का मतलब है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर पाओ, कम से कम लाइफ साइंस देख सकते हो। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, बस पॉइंट ये है। तो मैं इसमें ये कह रहा हूँ, इसमें अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे 2 एरिया पहले करने हैं, तो 2 में रिकमेंड मैं करूँगा 2 और 3 नंबर। 2 और 3 नंबर हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री में कम से कम बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न इंडिया जरूर कर लें। और पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन 1.5 टाइम स्पीड में लगा के मेरे लेक्चर जो है रिकॉल कर लें। क्वेश्चन आएंगे और बनेंगे एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी मुझे पता है कि पेपर आरोहण का स्टूडेंट जो है वो बहुत बढ़िया करके आएगा। CG PDTM वाला मैंने पेपर से पहले ही कह दिया था, GS सबका अच्छा होगा। 20 में से IP में 19 क्वेश्चन, करंट अफेयर में सुबह तक बच्चों ने बताया 16-17 तक क्वेश्चन करंट अफेयर बना के आए हैं। इसमें भी बहुत अच्छा होगा। पेपर के बाद कहोगे मैं कॉपी से लाइन टू लाइन मैच भी करा दूंगा, हमेशा मैं बोलता हूँ ये। पेपर के बाद हमेशा मैं लाइव सेशन करता हूँ जिसमें मैच भी कर लेंगे क्या क्वेश्चन आया। अननेसेसरी लोग पेपर का हुआ बना दें, उस ट्रैप में मत फंसना। मैक्सिमम लोगों को एग्जाम का पता भी नहीं है सिविल सर्विसेज के लेवल का आएगा। क्यों आएगा सिविल्स के लेवल का? 2 महीने की तैयारी में सिविल्स के लेवल का पूछेंगे, 1 साल लगता है पूरा तैयार करने में। वहाँ सिविल्स के लेवल का नहीं होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन सिंगल लाइनर मिलेंगे, टफ नहीं होगा पेपर। दूसरी बात, अब कुछ जगह पेपर ठीक ठाक बन भी रहा होगा, पेपर आपको कहीं कहीं एब्सर्ड सा लगेगा। पेपर 1 तो आपको पूरा ऐसा लगेगा जैसे आरोहण पढ़ाया गया है, जैसे क्लास से क्वेश्चन, कॉपी से क्वेश्चन बने हों। कल भी बच्चों का फीडबैक यही था। अब 14 साल से पढ़ा रहे हैं तो अक्सर ये सुनते हैं बात कि सर ऐसा लग रहा है कि कॉपी से आपके क्वेश्चन बन गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा दिया इसलिए क्वेश्चन आ गया, मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया, 1 बाय 1 सारी चीज़ें कराई हैं, फिर उसमें क्वेश्चन भी कराए, टेस्ट पेपर भी दिए, मैंने क्वेश्चन कई सारे खुद भी सॉल्व कराए, अभी और भी होंगे। A to Z कंप्लीट चीज़ हमने प्रोवाइड की, वीडियो भी, क्वेश्चन भी, लाइव प्रैक्टिस भी। उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि अच्छा करके आएंगे आप। और कहीं नासस थोड़ी पेपर बन के आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से पढ़े हो तो क्यों नहीं बनेगा। कोई और क्या कह रहा है, कहाँ पढ़ा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है किसी ने और भी ज़्यादा पढ़ रखा हो, किसी ने हो सकता है कम पढ़ा हो। फिलहाल जो मैंने पढ़ाया है उस पर मैं कह सकता हूँ जो मेरा अपना अनुभव है। तो ये 3 एरिया में पेपर अगर बहुत गंदा भी आ गया, फिर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, पेपर मान लो इतना गंदा आ गया कि सर रिकॉर्ड बना दिया है, इससे खराब पेपर कभी नहीं आया, तो भी आरोहण के GS के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। अगर किसी से 40% पेपर भी ना बन रहा हो तो भी आरोहण वाला बच्चा 50% बना के आएगा। कंपटीशन का मतलब ये है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा 80% क्वेश्चन बन जाएंगे। आसान हो गया तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, तो भी तो फायदा नहीं मिलेगा। टफ पेपर हुआ तो कट ऑफ कम जाएगी, उसमें भी आप बेटर करेंगे। बस पॉइंट ये है कि आपने पढ़ रखा हो, इतना कराया है मैंने इसमें कंटेंट, ठीक है। तो इसमें पेपर 1 जो है ये तो एज इट इज़ कोर GS के सब्जेक्ट हैं, चाहे CGL वाला हो, सिविल्स वाला हो, PCS वाला, कोई बच्चा हो,
ये तीनों तो कोर जीएस है, कोई एब्सर्ड एरिया नहीं है, ये तो बनेगा। इसमें केवल सोशल जस्टिस के 1-2 क्वेश्चन आपको अजीब से लग सकते हैं, इसमें भी स्कीम वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है, स्कीम वगैरह पे पूछ सकता है क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के प्रोग्राम वगैरह मैंने बताए थे, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस पर। सोशल जस्टिस वाले में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के प्रोग्राम वगैरह, नशा मुक्ति एक अभियान चलाया उन्होंने, श्रेष्ठा करके एक स्कीम बताई थी मैंने, तो कई सारे करंट अफेयर में ये सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है करंट अफेयर में स्कीम प्रोग्राम कराए हुए हैं मैंने इसके। बाकी टॉपिक तो एज इट इज़ आपके जीएस के हैं। इंग्लिश आपको तय करना है, आरोहण पे पढ़ाया भी है, नई इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो कम से कम इसमें से जो एरिया आप कर सकते हो वो देख लो। पेपर 2 के अंदर आपको तय करना है भाई सिविल सर्विसेज वाला बच्चा जिसका बैकग्राउंड मान लो ह्यूमैनिटीज़ का है, वो तो जीएस उसकी स्ट्रेंथ होगी, पर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है वो यहाँ से कंपनसेट कर ले मैथ सेफ्टी वाले से। और मैथ सेफ्टी में आपको बताऊँ आसान आएगा क्योंकि पेपर जो है कॉमन है, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी है, टफ नहीं पूछेगा एप्टी रीजनिंग। एप्टी रीजनिंग अगर टफ पूछ देगा इंजीनियरिंग वाले फिर भी बना लेंगे, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे, तो ये टफ नहीं आएगा, ये ठीक रहेगा, क्वेश्चन इसका आसान रहेगा, इंजीनियरिंग वालों के लिए और आसान रहेगा। तो ये एप्टी रीजनिंग जो है ये वाला एरिया जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको ये हेल्प करेगा, जिनको लग रहा है कि जीएस मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से कंपनसेट होगा। जो जीएस वाले हैं वो ये बहुत अच्छा करके आएंगे। इसमें भी आपको मैं एक पॉइंट बता दूँ, मेरा जो भी स्टूडेंट होगा जिसने मेरे से कभी भी पढ़ रखा होगा 90% से ज़्यादा बच्चा ऐसा होगा जिसने मेरे से इकोलॉजी इन्वायरमेंट कभी ना कभी पढ़ा होगा। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तक के लिए जो मैंने यूट्यूब पे भी फोल्डर बना रखा है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट आप यूट्यूब पे भी फोल्डर देखेंगे, 50 के आसपास मैंने 50 के आसपास लेक्चर थे, पर लगभग स्टूडेंट मेरे से ये पढ़ चुका है इकोलॉजी इन्वायरमेंट। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तक के लिए जाना हो, इन्वायरमेंट का जितना स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट करंट अपडेशन तो हर साल ऐड होता रहेगा, पर स्टैटिक इन्वायरमेंट जितना है वो मोर देन इनफ है। आप इन्वायरमेंट के किसी कोचिंग के नोट्स उठा लो, कोई किताब उठा लो और आप उन लेक्चर को और नोट्स को कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा। वो जो बच्चा सिविल्स की तैयारी एक बार कर रखा हो वो और बेहतर बता देगा कि नोट्स कैसे हैं या वो लेक्चर कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि सिविल्स के लिए भी मैंने इतने साल पढ़ाया तो अच्छी तरह मुझे पता है कि उसमें कवरेज कैसा है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो भी स्टूडेंट मेरा पुराना होगा, चाहे वो सिविल्स के लिए पढ़ा हो, ईएस के लिए पढ़ा हो, किसी एग्जाम के लिए पढ़ा हो, ये मेरा हर स्टूडेंट बहुत अच्छा करके आएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला एरिया सब बना के आएंगे। तो इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें भी स्कीम्स आ जाएंगी, इकोनॉमिक एरिया आ जाएंगे और आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जितना पार्ट है ये सब अच्छा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर हम अलग एग्ज़ाम में उलझे थे, ये 3 टॉपिक मैंने बताए, ये 3 टॉपिक डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, तो ये 2 एरिया तो मैंने अभी कराई ही हैं, 2 पीडीएफ दी हैं। अगर डेली 10 पेज भी पढ़ लोगे तो भी 5-6 दिन में हो जाएगी पीडीएफ। और 3 लेक्चर आ चुके हैं, एक कल ख़त्म हो जाएगा। ये 4 लेक्चर हैं और 65 पेज की पीडीएफ है। 10-10 पेज भी पढ़ोगे 6 दिन में ख़त्म कर लोगे, 6-7 दिन में, हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेशनल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना नहीं, नेशनल ज्योग्राफी पढ़ना है। तो अब रिवीजन वगैरह भी जो बच्चे कर रहे हैं कि सर रिवीजन अब मैं शुरू किया हूँ, पढ़ तो मैंने सब लिया या कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़े, अब रिवीजन कर रहा हूँ, तो रिवीजन भी ऐसे करो, एक सब्जेक्ट यहाँ से पिक करो, एक यहाँ से पिक करो, दोनों को बैलेंस करके चलना है। जैसे एप्टी रीजनिंग है, कम टाइम में प्रैक्टिस कर लोगे, कम टाइम में तैयार हो जाएगा, तो इसको ऐसे प्लान करो 2 टॉपिक इसके और 2 इसके, 2 ऐसे लेके चलना, एक एप्टी लेके चल लो और मान लो एक डिसीजन मेकिंग कर लो। मतलब एप्टी रीजनिंग दोनों सेम नेचर के हैं, उसकी बजाय एक एप्टी, एक कोई जीएस का, दूसरा रीजनिंग, चौथा कोई जीएस का, इस तरह से प्लान करो इसको। बस ये ध्यान रखना कि दोनों पेपर पे फोकस करना है, दोनों पार्ट पे, ये ना हो जाए कि पहले वाले में लगे पड़े हैं, दूसरा दिख ही नहीं पा रहे हैं। यही गलती करेंगे ज़्यादातर बच्चे। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि नोटिफिकेशन में उस समय मैंने समझाया था, ये भी देखना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि नहीं, कि पेपर 1 में तो हम बहुत अच्छे नंबर ले आए और पेपर 2 में हम मिनिमम क्वालिफाइंग भी पास नहीं कर रहे। ये ज़रूर ध्यान देना है कि ये तो नहीं लिखा कहीं पर 0.33 निगेटिव मार्किंग है, 0.33 निगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं लगाना। 80% से ऊपर श्योरिटी हो तब उस क्वेश्चन पे तुक्का लगा देना। तुक्का का मतलब होता है कि सर मैं पढ़ा हुआ है पर मुझे लग रहा है ए है या बी है, कि इतना डाटा है मुझे याद नहीं रह रहा, मुझे ए और बी में लग रहा है कुछ। 80% श्योरिटी लगे तब तो रिस्क लेना,
निगेटिव मार्किंग जहाँ पर है 80% से कम अगर लग रहा है तो उसको मत करके आना, छोड़ देना। पुराने स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फंसेंगे इसमें। जो बच्चे सिविल सर्विसेज के लेवल पे तैयारी किए हुए हैं सबसे ज़्यादा वो फंसेंगे इसमें, क्योंकि उनको लगेगा सिविल सर्विसेज के मुकाबले पेपर आसान है, ये हमें मेन अपॉर्चुनिटी मिली है, प्लस हमारा गैप बढ़ रहा है, जल्दी से जॉब मिल जाए। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे जो पुराने स्टूडेंट हो 2 साल 3 साल तैयारी वाले, ओवर कॉन्फिडेंस में तुक्के ज़्यादा मारेंगे। और किसी को लग रहा होगा अरे नहीं नहीं सर हम तो बड़े मैच्योर लोग हैं, जब रिजल्ट आएगा और अगर खुदा न खास्ता कहीं गड़बड़ किसी का हो रहा है तो अपने निगेटिव मार्क केवल चेक कर लेना। जो 6 महीने 8 महीने तैयारी वाला बच्चा है वो फिर भी रिस्क नहीं लेगा। जो साल 2 साल तैयारी पुराने बच्चे हैं, खासकर सिविल से स्टेट पीसीएस वाले, उनका कोर एरिया है जीएस, ओवर कॉन्फिडेंस में टिक करके आएंगे और अपने निगेटिव मार्क्स पेपर के बाद चेक करना। पहले से बता के भेज रहा हूँ मैं ये बात। अब कम से कम 7 लाख बच्चा तो हम पढ़ा ही चुके होंगे 14 साल के अंदर, इतने साल का अनुभव है तो बता रहा हूँ ये बात। ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक हो जाएगा, तुक्का ज़्यादा लगाएंगे, निगेटिव मत करना। इसमें इतना सिलेबस है कि जितना हम सही करके आएँ और उतने को बचा ले जाएँ। कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम बहुत अच्छा स्कोर करके आए पर निगेटिव हमने इतना कर दिया कि जितने नंबर प्लस में थे उसमें से भी वो ख़त्म होता चला जा रहा है, और नेट नंबर जितने आने थे निगेटिव के चक्कर में हम बाहर हो गए। फिर एग्ज़ाम के बाद मैसेज करेंगे सर पेपर तो बड़ा अच्छा किया, निगेटिव ज़्यादा कर दिया। पहले ही मैं कह रहा हूँ कहीं कहीं तुक्का लगाना पड़ेगा जहाँ 80% श्योरिटी लगे। 80% भी श्योरिटी नहीं लग रही, 50-50 लग रहा है, 60-40 मत करो उस क्वेश्चन को, तो भी तुम अच्छी पोजीशन पे रहोगे। इस एग्ज़ाम में वही बेनिफिट में ज़्यादा रहेगा जो निगेटिव कम करेगा। और दिल पे नहीं लेना है कि सर इन्वायरमेंट तो आपने पढ़ाया था, मैं बड़ा अच्छा तैयार है इन्वायरमेंट, एक क्वेश्चन आया और ज़बरदस्ती अटैम्प्ट कर रहे हैं। अरे हो सकता है कि मैं खुद पेपर देने जाऊं और 100% क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बने इन्वायरमेंट में। नॉलेज तो ओशियन की तरह है, सब कुछ थोड़ी जान सकते हो आप। इमोशनल नहीं होना है। नहीं आता, एक बार में आपको पता लग रहा नहीं आता, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, बहुत कुछ है पेपर में और करने के लिए, फंसना नहीं है क्वेश्चन पर। दूसरा खेल है टाइम, कि सर इतने टाइम में इतने क्वेश्चन में कर पाऊंगा कि नहीं। देखो जरा अगला खेल क्या है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं, इस पे ध्यान देना है। क्या करना, पेपर को शुरू में दो तरीके हैं। सबसे पहला पैटर्न क्या करना है, पेपर को पलटते चलो, सिंपल क्वेश्चन जिनके सीधे आंसर पता है उनको कंप्लीट करते चलना, टाइम नहीं लगाना। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जिस पे 2 मिनट जा रहा हो, उलझना ही नहीं है। पहली बार पेपर की स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग का मतलब पेपर को पलटते जाएं, जो सीधे सीधे मालूम है उसको सॉल्व करते चलें। पहली बार में ही 150 में से कम मरे से मरे हाल में भी 40-45 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद फिर आराम से एक एक क्वेश्चन देखो, जितना बन जाए उतना ठीक। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ स्क्रीनिंग करना, लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचना। ऐसा ना हो जाए कि लास्ट के 20 क्वेश्चन बहुत आसान थे, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया पूछ लिया और आप देख ही नहीं पाए। पेपर के बाद कह रहे हो सर 130 तक पहुँचा, लास्ट के 20 में देख ही नहीं पाया। अपने आप से पूछना कितने लोगों के साथ ये गलती हुई है, और जितना होता जाए उतना साथ साथ फिल करते चलो, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना। दूसरा पॉइंट है 2.5 घंटे में 150 मिनट में 200 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैटर करेगा क्वेश्चन पूरे देख पाए कि नहीं, पूरे क्वेश्चन देख पाए कि नहीं, लास्ट तक पेपर को टर्न कर पाए कि नहीं। क्योंकि उतने टाइम में पूरे क्वेश्चन हो जाएं यही बड़ी बात है, इतना ही हो जाए बड़ी बात है। क्लियर है। और नोटिफिकेशन जब आया था दिसंबर में, जब मैंने बताया था इसको, इसमें एक चीज़ ज़रूर ये चेक कर लेना कि सेक्शनल ये कट ऑफ तो नहीं निकाला हुआ इसने, कट ऑफ तो नहीं, इसको पासिंग मार्क्स कहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है। कई एग्ज़ाम में आजकल ये करने लगा है, कई बार लिखते भी नहीं है ये, पर इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जरूर रख देते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में 15% मार्क्स कम से कम लाने होते हैं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये जरूर देख लेना, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना ठीक से, कहीं ये ना निकल जाए, ये होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसमें मतलब ये हो गया कि कम से कम 150 नंबर, अगर हम 20% भी मान के चलें तो 30 नंबर तो मिनिमम इसमें चाहिए ही चाहिए, और उससे कम पे तो कट ऑफ भी नहीं निकलेगी भाई। उतना मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है कि उतने में अगर उससे कम जाओगे तो कुछ होना भी नहीं। और यहाँ 200 में से 20% अगर 40 नंबर, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वालिफाई करना है तो दोनों में सेक्शनल कट ऑफ से ऊपर तो रहोगे ही रहोगे। ठीक है।
ये ध्यान देना। पेपर 3 बात की बात है डिस्क्रिप्टिव, वो तब का तब देखा जाएगा। तो सिर्फ आज बैठकर इवेल्युएट कर लो, अपना एक लिस्ट बना लो। लिस्ट ऐसे बनानी है, पेपर 1 पेपर 2 सामने लिखो, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, एडमिट कार्ड आ गया आने दो। पेपर 1 पेपर 2 सामने दोनों को बनाओ ऐसे लिस्ट, और एरिया सेलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पॉलिटी आपको रेडी करना है, यहाँ मॉडर्न इंडिया करना है, एक प्रायोरिटी बना लो, 2 यहाँ बना लो, 2 यहाँ बना लो। पेपर 2 में एप्टी रीजनिंग करना है, या आपको एथिक्स पढ़ना है, जो भी एरिया करना हो, या ज्योग्राफी ठीक लग रहा है, या इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट लग रहा है, या ज्योग्राफी लग रहा है, तो आप इसमें दोनों का बैलेंस बना लो कि सर इसमें ये एरिया करूँगा, इसमें ये करूँगा। ऐसे 2-2 करके सेट बना के रिवाइज करते चलो, ताकि दोनों पेपर में बैलेंस रह जाए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि सर पेपर 2 में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो पेपर 1 को 60-40 कर लें हम। अगर दोनों में 50-50% बैलेंस हम नहीं बना पा रहे हैं, और बनेगा भी नहीं, किसी के पेपर 1 में ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट तैयार हैं, पेपर 2 में कम है, तो ऐसा भी कर सकते हो कि पेपर 1 का 60%, पेपर 2 का 40%, इतनी तैयारी कर लें। अगर पेपर 2 लग रहा है कि कमज़ोर है सर, नहीं हो पाएगा उतने में, तो पेपर 1 पे 60% एफर्ट, पेपर 2 पे 40% एफर्ट, तो भी काम बन जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट किसके कौन से पहले पढ़े हुए हैं, किसका क्या एरिया पहले से मजबूत है। इसलिए मैंने कहा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा। ठीक है, अब इसके बाद किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट कुछ हो, तो इसमें यूट्यूब के कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई और अगर डाउट किसी का हो तो इसी तरह से दोनों का प्लान बना लो। बस मैंने बताया नेगेटिव नहीं करना, और पेपर को पूरा पलटना जरूर है। शुरू में पेपर को पलटना है, आसान क्वेश्चन पहले करने हैं, उसके बाद जो टाइम लेना है वो लो। कम से कम जो आते हुए क्वेश्चन है वो गलत नहीं करेंगे, और क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो, कम से कम 2 रीडिंग जरूर कर लेना। कई जगह क्वेश्चन में बीच में पूछेगा नॉट, कि इनमें से कौन सा नहीं है, और जल्दबाजी में पढ़ोगे, दिमाग में चलेगा टाइम कम है, पहले क्वेश्चन से चलेगा। जीएस में क्वेश्चन अगर आता है तो टाइम नहीं लगता, सेकंडों में क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैंने बताया, जो मैंने पढ़ाया है सीधा सीधा क्वेश्चन आपको याद आएगा वहाँ, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, पर 2 बार रीड जरूर करना है। तब 2 बार भी रीड करने में सेकंड में ही क्वेश्चन बनेगा। एप्टिव अगर कई बार सॉल्व करने में लेंथी क्वेश्चन आया तो टाइम लग जाता है। ठीक है, पर ये जरूर देखना किसी क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, हड़बड़ी नहीं करनी। अगला पॉइंट ये है, जीएस में तो क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, टाइम नहीं खाता जीएस कभी भी। एप्टी रीजनिंग में बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लेंदी होगा, और वो जानबूझ के दिया जाता है टाइम वेस्ट करने के लिए, कट ऑफ को नीचे लाने के लिए। कई पेपरों में आपने देखा होगा, एप्टी या रीजनिंग में तो खैर बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं, एप्टी में लंबा क्वेश्चन बन सकता है, तो लेंदी क्वेश्चन बीच बीच में कहीं मिल जाएगा आपको। 1 मिनट के अंदर आपको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन बनेगा या ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है या टाइम खाने वाला है। अगर किसी की एप्टी रीजनिंग की प्रैक्टिस है, 1 मिनट में उसको पता चल जाता है ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। और किसी के पेपर में 5वां ही क्वेश्चन ये फंस गया लेंदी वाला, और आप इसमें 5 मिनट लगा रहे हो, 5 मिनट लगाने के बाद आपने आंसर निकाला और बड़े खुश हुए कि मैं तो एप्टी में बिल्कुल मास्टर हूँ, एप्टी का तो डॉक्टर हूँ मैं, बड़ा PhD हूँ मैं एप्टी में, और 5 मिनट लगाने के बाद बड़े खुश हुए कि ये क्वेश्चन मैंने निकाल लिया। आप गेनर नहीं लूजर रहे। वो 5 मिनट में आपके जो 10 क्वेश्चन हो सकते थे वो चले गए, पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होगा। आए दिन मैसेज आते हैं पेपर के बाद, अरे सर एप्टी लेंदी था, मैं उलझ गया। क्यों उलझ गए? बाकी कर लेते, इतना पेपर है करने के लिए, इतने क्वेश्चन है, इतना सिलेबस है, बाकी एरिया कर लेते। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होगा, 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा किसी क्वेश्चन में टाइम खाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 3 मिनट 4 मिनट वो क्वेश्चन को लग रहा है तो आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान हो गया है। चाहे भले वो क्वेश्चन करेक्ट बन जाए, आपसे पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे फिर, या जितना सॉल्व हुआ है उसको छोड़ दें, बाकी क्वेश्चन कर लें, लास्ट में टाइम बचेगा तो देखेंगे। और 99% केस में टाइम बचता नहीं है कि दोबारा देखने का नंबर आए। ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि बाकी क्वेश्चन आपके नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो CSIR के लिए टाइम ठीक ठाक मिला है। सिलेबस जो हर एग्ज़ाम में आ रहा है वही इसमें भी है, और आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे, मैं फिर बात कह रहा हूँ, आगे भी जो पेपर होंगे, एप्टी रीजनिंग इंग्लिश, जो मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, एप्टी रीजनिंग इंग्लिश और GS, ये 4 एरिया ऐसे हैं
जैसे मान लो अभी चुनाव हो जाएंगे, तो चुनाव के समय में आप कह रहे हो सर एग्ज़ाम कोई नहीं हो रहा, तो ये थोड़ी कि आराम से रेस्ट मोड में चले जाओ। वही टाइम है कि जब ये सब सब्जेक्ट रेडी कर लें। हो सकता है किसी को 20 दिन हुए वो पढ़ते हुए, 20 दिन में तैयार नहीं हो सकता, पर वो कंटिन्यू करते हुए इन सब्जेक्ट को तैयार कर ले, नहीं तो फिर अगला फॉर्म आएगा, फॉर्म देखकर वो सोचेगा पेपर दे दूं। 1 से 1.5 महीने में फॉर्म आने के बाद पेपर हो जा रहे हैं इस समय। पहले क्या था, फॉर्म आता था 3-3 महीने मिलते थे तैयारी के लिए, अब फॉर्म आ रहा है 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जा रहा है। तो 2 महीने में आप पूरा कैसे करोगे? आप कम से कम ये एरियाज़ जनरल स्टडीज़, एप्टी रीजनिंग, इंग्लिश, इनको रेडी करके रखो। जीएस में भी मैं आपको बता दूं, प्रायोरिटी वाइज अगर कर रहे हो, आरोहण पर जो बाकी एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं वो न्यू जीएस बैच, वो इनको फ़ायदा करेगा। न्यू जीएस बैच जो चल रहा है, न्यू जीएस बैच आपका जो इस बार का जेई और सीजीएल दोनों के लिए बहुत काम करेगा। ये पॉलिटी सबसे पहले कर लो, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 तो कोर जीएस के सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तीनों कोर जीएस है, इनको पहले रेडी कर लेना। उसके बाद कर लेना जीके एंड करंट अफेयर्स। सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं, आरोहण पे जो करोगे। उसके बाद करना लाइफ साइंस, लाइफ साइंस के बाद करना इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बाद मैंने कराया फिजिक्स केमिस्ट्री 10 तक के लेवल का, और उसके बाद आता है आईसीटी। ये 8 एरिया हैं। तो चाहे जेई हो, सीजीएल हो, स्टेट पीसीएस, कोई एग्ज़ाम हो, जीएस जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है ये ऑर्डर रखना। तो एग्ज़ाम का वेट नहीं करिए, अगला एग्ज़ाम आएगा फिर टाइम नहीं मिलेगा, इनको रेडी करके रखो। तो अदर एग्ज़ाम वाला जो भी बच्चा है वो न्यू जीएस बैच कर सकता है, और जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं या सिविल सर्विसेज का बिगिनर बच्चा है, मैं एक बात और बता दूं, कुछ क्वेरी आ रही हैं इस समय कि सर यूपीएससी के लिए बैच बनाइए अलग से। यूपीएससी की तैयारी कोई करना चाहे, मैं इसको 2 लेवल पे बांटता हूँ। सबसे पहला होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब आपको एमपी एमएलए भी नहीं पता और आप किसी कोचिंग में सोच रहे हो 2.5 लाख रुपए लगा दूं, एडमिशन ले लूं तो मैं मास्टर बन जाऊंगा 6 महीने में। नहीं, सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग करना, फाउंडेशन मजबूत करना, बेसिक जीएस पढ़ना। तो जो मैं यूपी पीसीएस वाला बैच करा रहा हूँ और 70 बीपीएससी के लिए करा रहा हूँ मैं, उसमें ये 8 सब्जेक्ट जीएस मैंने कराए हैं। शुरू के 4 महीने कोई भी बिगिनर बच्चा जो सिविल्स की तैयारी शुरू कर रहा है अभी, जिसको एबीसीडी भी नहीं पता है, ये वाला बैच वो करे, यूपी पीसीएस 70 बीपीएससी वाला। एक ही बैच है ये। इसमें हर सब्जेक्ट मैंने जैसे पॉलिटी 36 घंटे, हिस्ट्री 45 घंटे, इस तरह से पढ़ाया है। उतना पढ़ने के बाद आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा कि अब आप किताब पढ़ना चाहो, किसी हाई फाई कोचिंग में जाना चाहो, कहीं जाना चाहो, आप बिल्कुल तैयार रहेंगे उतना जीएस कंप्लीट करने के बाद, बजाय कि सीधे जाके किसी कोचिंग में एंटर कर जाएं, 2.5 लाख रुपये फीस दे और 3 महीने बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा। बिगिनर बच्चे के लिए मैं रिकमेंड करूंगा यूपीएससी वाला जो है, ये फाउंडेशन बैच जो ये वाला यूपी पीसीएस 70 बीपीएससी, यही काम आ जाएगा सिविल सर्विसेज बिगिनर के लिए, जो अभी आज प्लान कर रहा है कि मुझे यूपीएससी देना है। और एक एक सब्जेक्ट में बताऊंगा कैसे कैसे करना है, वही ऑर्डर रखना है। पॉलिटी शुरू करना है, और पॉलिटी के साथ सिविल सर्विसेज वाले बच्चे को सिर्फ ये वाली किताब, क्योंकि मेंस भी उनको लिखना होता है तो उनको ये किताब पढ़नी है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और एक किताब उनको पढ़नी है एम लक्ष्मीकांत। तो पॉलिटी जो मैंने पढ़ाया उसके साथ ये 2 किताब सिविल सर्विसेज वालों को या पीसीएस जिनको मेंस देना हो, मेंस के लिए ये 2 किताब के अलावा कोई कुछ भी कहता रहे पॉलिटी में, ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले साल तो बच्चे भटकते हैं, गार्बेज इकट्ठा कर लेते हैं, इस कोचिंग का मटेरियल, उसका मटेरियल, और अगले साल उनको समझ आता है कि सेलेक्टेड पढ़ना था। लिमिटेड मटेरियल रखना और उसको बार बार पढ़ना, बजाय कि हम बहुत सारा मटेरियल रख लें और कंफ्यूज होते रहें सब में। सिस्टमेटिक स्टडी, तो ये तो मैंने केवल पॉलिटी के लिए बताया। बहुत डिटेल में कोई यूपीएससी देखना चाहे तो मेरे चैनल पे सिविल सर्विसेज बिगिनर स्ट्रेटजी डालोगे, सब किताबें मैंने बता रखी हैं किसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी होती हैं। एनसीईआरटी भी लिमिटेड, सारी नहीं, लिमिटेड बुक्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी की बुक है ये। तो सिविल्स वगैरह और डिटेल में जानना चाहो तो सिविल सर्विसेज बिगिनर स्ट्रेटजी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, स्ट्रेटजी वहाँ से देख सकते हो। बिगिनर बच्चे जो बैच पूछ रहे थे, मैंने बताया यही बैच काम आएगा। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करवा रहा हूँ अभी, 17 तारीख तक क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद CSIR की क्लासेस कवर करनी थी। UPPSC RO का हिंदी स्टेट यूपी लोकल जीएस कराना है, 2 क्लासें उसकी करानी है। आज कल में यूपी लोकल RO का 2 दिन बाद से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे थे वो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको।
क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला मैं बता दूं, ये फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम शुरू कर देंगे 1-2 दिन बाद से। 17 तारीख तक ये हुआ था। अभी तक टोटल इसमें 1100 क्वेश्चन लगभग कराए सॉल्व मैंने। कुछ सेशन 8 सेशन लगातार हुए थे और उससे 2 महीने पहले भी कराए थे, तो लगभग इसमें 1100 क्वेश्चन अभी करा चुका हूँ मैं। 5000 क्वेश्चन कम से कम मैं कराऊंगा। तो प्रीवियस ईयर बुकलेट ढूंढते रहते हो, उसमें गलतियाँ भी होती हैं, ज़्यादा अच्छा है मैं खुद ही कराऊँ इसको। क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसमें मेरा प्लान है यूपीएससी के पुराने पेपर, इसके PYQ कम से कम 10 साल के, NDA, CDS, CAPF, UPPCS, CGL, इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं इनको टारगेट करना है। कुछ को लग रहा होगा सर ज़्यादा बता रहे हैं, जब मैं पिछले प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था ऑलरेडी मैंने वहाँ पे भी कराए थे, 2-3 बार कराए थे। तो आरोहण पर भी कराना है, कुछ हो चुके हैं, कुछ अभी और कंटिन्यू होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्या प्लान किया है, आरोहण के जो बैच कोर्स में बच्चा है, बैच कोर्स को तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव अवेलेबल है। कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि कहे कि सर मैं कहीं कोचिंग कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने 2-2.5 लाख रुपए कहीं कोचिंग में लगा के पढ़ चुका हूँ, सब मैं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, GS पूरा आता है, तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी अवेलेबल कर दिया है। कोई सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे वो भी कर सकता है। जो आरोहण के बैच कोर्स है, मैं फिर बता रहा हूँ, आरोहण के बैच कोर्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ही, उसका पार्ट है, उनको अलग से नहीं करना। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई करना चाहे वो भी अवेलेबल है, जिसको जैसे ठीक लगे वो करे। अब किसी की कोई और रिक्वायरमेंट है, कुछ रह गया तो बता दीजिएगा कमेंट वगैरह में, फिर हम क्लास के बाद देख लेंगे। दूसरी बात है CGPTTM के इंटरव्यू के लिए जैसा मैंने बताया था मैं गाइड करूँगा, थोड़ा सा डेट वेट का क्लैरिटी हो जाए। CGPTTM का इंटरव्यू गाइडेंस कराना है मुझे, जो मैंने कमिट किया था मैं कराऊँगा। और इंटरव्यू चिंता ना करें, बहुत अच्छा जाएगा ये भी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।